नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग करेंगे। जिनमें पहला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। पुनः सुन लें, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। तो हमें पता होना चाहिए किस संविधान संशोधन में पारित किया गया। तो हमारे लिए हमें पता होना चाहिए यह 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उस संशोधन में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द जोड़े जाएंगे, जिनमें से एक शब्द अखंडता, समाजवादी, और पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इसमें यही प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक सत्र में, एक सत्र वह विधानसभा का भी हो सकता है या संसद का भी हो सकता है, कि कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद या विधायक को अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो इसके लिए एक कानून है जिसमें यदि कोई भी विधायक या सांसद 60 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसे निर्वाचित सांसद या विधायक को अयोग्य करार दिया जा सकता है। जो अपने पद पर है उसके पद को खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया। 44वां, फिर से सुन लीजिए, पुनः सुन लीजिए। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। तो आप लोगों को बता दें कि वह संपत्ति का अधिकार है, जो कि संपत्ति का अधिकार है, जो कि क्या किया गया, वह अधिकार हमारा संसद के कानून द्वारा समाप्त किया गया है। यह कानून 44 में अगर कोई पूछता है, हमसे प्रश्न बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के तहत हटाया गया। तो 44वां संवैधानिक संशोधन हम याद कर सकते हैं। दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है। तो हमें याद होना चाहिए कि संपत्ति का वह अधिकार जो कि हमारे पास से या हमसे हटा दिया गया है, हमारा मौलिक अधिकार वो खत्म कर दिया गया है। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अस्पष्टता को लेकर है। छुआछूत जो हमारे भारत में पूर्व से चली आ रही एक बीमारी कहा जा सकता है, वह अस्पष्टता जो कि एक अपराध की श्रेणी में आ गई है। तो वह अपराध की श्रेणी में आने में वह किस अनुच्छेद के तहत और कब इसको एक अपराध की श्रेणी में डाला गया, यह हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अस्पष्टता का जो अनुच्छेद है, अस्पष्टता के लिए जो कानून बनाया गया, वह 17 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 17वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो कि यह निर्णय सन 1955 में संसद द्वारा लिया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इस अपराध को हमें समाप्त करना होगा।
आइए मित्रों, मैं इसी के साथ आप लोगों को इसी तरीके से और नए प्रश्नों की ओर लेकर चलता हूं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारा चैनल आप लोगों के सहयोग के लिए बना है, आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर करने के लिए बना है। जो एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य ही है। एम ऑनलाइन, एम का मतलब हमारा लक्ष्य, और लक्ष्य या उद्देश्य जिसको हमें प्राप्त करना है एक सरकारी नौकरी, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसलिए यह चैनल हमने बनाया है और आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा हम देते रहेंगे जो आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। चलिए और अन्य प्रश्नों की ओर बढ़ते। चलिए हम अब भारतीय संविधान के नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। अनुसूचित भाषाओं में है, कौन कौन सी अनुसूचित भाषाएं हमारे संविधान में कही गई हैं कि अनुसूचित भाषाएं, वह अनुसूचित भाषाएं हैं। तो कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी और उर्दू, यह 4 भाषाएं हमारे संविधान में अनुसूचित भाषाओं की श्रृंखला में आती हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित आयु है, इनकी कितनी आयु होनी चाहिए? संख्या। इसमें अधिकतम आयु निर्धारित है, अधिकतम आयु निर्धारित है। वह कह रहे हैं कि अधिकतम आयु कितनी हो सकती है इनकी, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है इसमें। जबकि यदि कोई न्यूनतम की कहे बात, जबकि यह अधिकतम है, यदि न्यूनतम की बात आ जाए, न्यूनतम, यदि न्यूनतम की बात आ जाए कि कितनी आयु होनी चाहिए कम से कम, तो उसके लिए 30 वर्ष, 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सांसद नियुक्त हो सकता है जो भारत का निवासी हो या भारत का नागरिक हो। इसकी श्रृंखला में हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है। अगर सदस्यों की संख्या में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमसे कोई पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी होनी चाहिए, तो होती है तो 250 सदस्य, अधिकतम 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। इसके पश्चात हम आते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जा सकते हैं या करता है। तो नामजद या फिर वह अपने द्वारा मनोनीत करता है, इसको नामजद भी पढ़ सकते हैं और इसी को मनोनीत भी पढ़ सकते हैं। तो मनोनीत वह कितने कर सकता है? 12 सदस्य या 12 सांसदों को क्या करता है राष्ट्रपति? नामजद या मनोनीत करता है। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न पर हम पहुंचते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के लिए आयु कितनी कम से कम होनी आवश्यक है। तो इसके लिए आपको बता दें, विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसमें न्यूनतम आयु के लिए कम से कम एक भारतीय नागरिक को 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग किसके अधीन है। चुनाव आयोग किसके अधीन है? चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो किसी भी, ना तो राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना किसी न्यायाधीश के अधीन होती है। यह एक स्वायत्त संस्था है जो स्वायत्त से चलती है। स्वायत्त संस्था है। इसी के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे सभी प्रतियोगी जो भी आपके सहयोगी मित्र हों वो इसका लाभ ले सकें। और हम समय समय पर इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे और
फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में लेकर के हम चलते हैं। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप में ले चलिए हम भारतीय संविधान की अगली श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? पुनः पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो वह देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी प्रभावित है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो दिया गया है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? दल से तात्पर्य है पार्टियां। जो हमारे यहाँ पर पार्टियों की जो व्यवस्था है वह भारतीय संविधान के अनुसार किस प्रकार की है? तो वह दलीय व्यवस्था की जो प्रकार है वह बहुदलीय प्रक्रिया है। हमारे यहाँ पर बहुदल प्रक्रिया, कई प्रकार के कई दल हैं हो सकते हैं, जबकि कई देशों में एक दलीय या द्विदलीय या बहुदलीय प्रक्रियाएं अलग अलग देशों में हैं। इसी प्रकार भारत में भी बहुदलीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्याशी के निर्वाचन में, प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं, निर्वाचन होता है जिनका, प्रत्याशी के निर्वाचन में जमानत तक जब्त हो जाती है जब उसे क्या होता है? जब उसे वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हों, तब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। कोई भी प्रत्याशी यदि चुनाव लड़ता है और उसको वैध मत जो होते हैं उनका 1/6 मत से कम मत प्राप्त होते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के लोकसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? एंग्लो इंडियन को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो एंग्लो इंडियन में हमारे पितृ पक्ष या मातृ पक्ष में से कोई विदेशी हो जो भारतीय मूल का निवासी ना हो तो उनसे उत्पन्न संतान को एंग्लो इंडियन का दर्जा दिया जाता है, जिसमें यदि लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा उन सदस्यों की संख्या 2 होती है। दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियनों को मनोनीत किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अगले पॉइंट पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच में कितने न्यायाधीश होते हैं? कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 7 न्यायाधीशों की संख्या से संवैधानिक बेंच बनाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका होती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, जो मुख्य चुनाव आयोग होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी तरीके से आपको पॉइंट आगे हम बताते चलेंगे, जिनमें आप देखते जाइए। अगली श्रृंखला में बढ़ते हुए हम अगली श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ आप चलिए दोस्तों आते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कड़ी में, जिसमें पहला पॉइंट हमारा बिंदु दिया गया है कि भारत के किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम? तो भारत के किसी भी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। 40 सदस्य। होने चाहिए। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? किस एक अधिकार को
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। उनके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि यह हमारे 32वें अनुच्छेद में दिया गया है। यह 32वें अनुच्छेद में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसी भी कानून में बदलाव या फिर उसमें कोई परिवर्तन या सुधार या कोई बढ़ानी हो, कोई संविधान में कोई कानून श्रृंखला बढ़ानी हो तो इसी उपचार के तहत उसमें बढ़ाई जा सकती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो उसके लिए हेबियस कार्पस नाम की रिट है जो कि दायर की जा सकती है। हेबियस कार्पस नाम की रिट को हम दायर करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए याचिका दायर कर सकते हैं कोर्ट में। अगले कड़ी में आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत में वित्तीय आपात स्थिति। अनुच्छेद 360 में जो वर्णित है वह कब लागू की गई थी भारत में? अभी तक भारत में पुनः पढ़ लेते हैं। वित्तीय आपात स्थिति जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है वह कब लागू की गई थी? तो अभी आपको बता दें, वर्तमान में भारत में अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। तो अभी तक कभी भी नहीं यह स्थिति आई है जबकि भारत में आपातकाल की स्थिति लगाई गई हो। हम आपसे आशा करते हैं कि आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पढ़ाए हैं वह आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे व आगे भी इसी तरीके से आपको अन्य विषयों के और भारतीय संविधान के अन्य विषयों के रिलेटेड वीडियो हम डालते रहेंगे जो आपको एम ऑनलाइन क्लासेस पर देखने को मिलेंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए समय समय पर, जिससे कि आप इनके नोट्स बना सकें और यह आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले, आपका प्रेम मिले, स्नेह मिले, जिससे कि हम में ऊर्जा आए और हम नए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप तक पहुंचें। आपके परिवार में एक सरकारी नौकरी जो अनिवार्य रूप से हर परिवार की प्रथम आवश्यकता है वो हो, इसके लिए हम अथक प्रयासरत हैं। हमारा चैनल आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा। धन्यवाद।